हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। मुद्दा में आज चर्चा होगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में करोड़ों रुपए की कथित हेराफेरी को लेकर, जिसने सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फर्जी सिग्नेचर, संदिग्ध ट्रांजैक्शन और शेल कंपनियों के जरिए पैसों के खेल के आरोपों के बीच अब इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। सरकार के मुताबिक लगभग पूरी राशि रिकवर कर ली गई है, लेकिन मामले पर सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। सीबीआई की एंट्री के बाद क्या अब घोटाले की पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। सरकारी फंड से जुड़े बड़े बैंकिंग घोटाले में अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की औपचारिक एंट्री हो गई है। करोड़ों के कथित घोटाले में फर्जी बैंकिंग लेन देन, जाली हस्ताक्षर और शेल कंपनियों के खातों में पैसा ट्रांसफर करने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। हालांकि घोटाला उजागर होने के बाद से ही सियासी तापमान बढ़ा हुआ है और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरी मांग पे ही सीबीआई की इंक्वायरी आई है। एक बैंक के सबसे पहले मैंने इंक्वायरी की थी, ये नहीं कर रहे थे क्योंकि इनके अफसर शामिल हैं उसमें। दूसरे बैंक के बारे में पता करना चाहिए, उसकी सीबीआई इंक्वायरी करनी चाहिए, जांच जाना चाहिए। इस तरह थोड़ा है। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार का काम घोटाले का काम, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। देखिए, सीबीआई की मांग कांग्रेस पार्टी ने भी की थी, हमने पहले भी मुद्दा उठाया था। अच्छी बात है, सीबीआई इंक्वायरी आई है, लेकिन मेरा यही कहना है इसमें कि दोषी व्यक्तियों को नहीं बख्शा जाना चाहिए, चाहे वो साधारण कर्मचारी हो, चाहे उच्च अधिकारी हो, और चाहे और कोई बड़ा मगरमच्छ इसमें शामिल हो। जो भी व्यक्ति है सामने आना चाहिए। बहुत बड़ा घोटाला है, तो इस घोटाले को सामने लाना चाहिए और सख्त कार्रवाई हो, तुरंत कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि मामला उजागर होते ही जांच कमेटी का गठन किया गया। एसीबी की जांच के दौरान भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और अब बैंक घोटाले की जांच सीबीआई के हाथों में है। विधानसभा में खड़े होकर के कहा था कि कमेटी मैं बना रहा हूँ, और अरुण जी के नेतृत्व में वो कमेटी की घोषणा करी थी, क्योंकि फाइनेंस के हमारे सेक्रेटरी, इनके नेतृत्व में कमेटी बनी थी और एंटी करप्शन ब्यूरो भी उसके अंदर लगा हुआ था। उसको भी हमने जांच दी थी कि कौन कौन इसमें शामिल है, उसको ऊपर नीचे से लेकर के, क्योंकि इसमें चाहे बैंक है चाहे अन्य कोई और व्यक्ति है जिसकी मिलीभगत है, उसके अंदर उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो उसकी जांच कराई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी तो वो उस पर कार्रवाई भी हुई है और अब वो सीबीआई को चला गया है। फिलहाल सीबीआई की जांच से इस पूरे घोटाले के पर्दे खुलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसी इस मामले में किन किन लोगों की भूमिका को उजागर करती है और क्या बड़े खुलासे सामने आते हैं। तो अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। हालांकि जब से मामला उजागर हुआ था, राशि को तुरंत रिकवर किया गया। इसके बाद एक जांच कमेटी का गठन किया गया था। इसके बाद एसीबी के अधिकारी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए थे और अब सीबीआई के हाथों में यह मामला चला गया है। हालांकि 15 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे उनसे जांच पड़ताल की जा रही है। 2 आईएएस अधिकारियों के नाम भी इसमें शामिल थे और इन दोनों ही आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। निलंबन की कार्रवाई इन पर की गई है। हालांकि सीबीआई की जांच से बड़े खुलासे होने की उम्मीद है और ये कहा जा सकता है कि सरकारी फंड में करोड़ों की हेराफेरी कैसे हुई, इसको लेकर सब कुछ साफ हो जाएगा। और चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता राजबीर रोहिल्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजबीर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। राजबीर जी, अब जिस तरह से जांच का पहिया आगे बढ़ रहा है, हमको दिखाई दे रहा है कि जांच में तेजी भी आ रही है, क्योंकि पहले जांच कमेटी का गठन किया गया, एसीबी को जांच सौंपी गई, 2 अधिकारियों का निलंबन भी इसमें किया गया है, कई गिरफ्तारियां भी हुई है, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। क्या ये माना जाए कि घोटाले की पूरी तस्वीर अब साफ हो जाएगी और जांच में और तेजी आएगी? कौन मास्टरमाइंड है और कैसे सरकारी फंड में सेंध लगाई गई, सब कुछ साफ हो जाएगा? मुस्कान जी नमस्ते। प्रवक्ता साथियों और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। मुस्कान जी, हमारी सरकार का एक ध्येय रहता है कि भाई ना हम किसी को फंसाते ना किसी को बचाते और 0 टॉलरेंस करप्शन पर हमेशा रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने लगातार ये चीजों पे काम करके दिखाया है। अगर उनके पास कोई गड़बड़ी आती है तो उस पर पूर्णतः संज्ञान लिया जाता है।
जैसे ही ये गड़बड़ी का पता चला, मुख्यमंत्री जी ने खुद इन चीजों पे संज्ञान लिया था। ठीक है ना। तो इस पे जो लगातार जो काम हुआ है, उस पे प्रोग्रेस जो हुई है, गिरफ्तारियां हुई है, FIR हुई है, निलंबन हुए हैं, और ACB से लेकर CBI तक ये जांच पहुंच चुकी है। और एक बात और कही थी मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में, भाई हरियाणा का एक पैसा है जो डिपार्टमेंट का पैसा उसमें जमा था, तो एक पैसा पाई का हिसाब लिया जाएगा, और वो पाई जमा भी हो चुकी है। लेकिन जो अनियमितता हुई है पूरे हरियाणा को पता है इस चीज का, इसमें कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है। तो अनियमितता दोबारा ना हो, इन चीजों पे कार्रवाई करनी बहुत जरूरी थी। और मुख्यमंत्री जी ने CBI को जांच सौंप के ये साबित किया है कि भाई हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते रहेंगे, क्योंकि चाहे वो प्रधानमंत्री जी चाहे मुख्यमंत्री जी, जो भी विषय सामने आता है तो संज्ञान लिया जाता है, और संज्ञान दिख भी रहा है। गिरफ्तारियां भी हुई है, FIR भी हुई है, और 19 छापे भी मारे गए हैं, और जांच का दायरा भी अब ये बढ़ेगा। इसमें जो भी जज में आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये हरियाणा की जो पैसा है, ये कोई फ्री का पैसा नहीं, हरियाणा की जनता का पैसा था। ये जो डिपार्टमेंट ने जमा करवाया था, उस पर जो इन लोगों ने गफलत करने का काम किया है, कोई माफी नहीं है। धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा, पब्लिक डोमेन में आएंगी वो चीजें, और इन पर जो कड़ी से कड़ी सजा जो कानून सम्मत होगी वो दी जाएगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। लेकिन विपक्ष के भी अपने सवाल हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुखबीर जी जुड़ गए हैं। सुखबीर जी, ACB इस मामले की जांच कर रही थी, 2 अधिकारियों का निलंबन भी किया गया है और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सरकार ने तो साफ कर दिया है कि हमने 24 घंटे में राशि की रिकवरी कर ली थी, यानी कि सरकार का पैसा, जनता का पैसा सुरक्षित है, किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और आगे कार्रवाई भी की जा रही है। अब CBI को जांच सौंपी गई है। आप संतुष्ट हैं इस मामले में जिस तरह से जांच चल रही है? मुझे सुन पा रहे हैं आप सुखबीर जी? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है राजबीर जी। लेकिन विपक्ष के अपने सवाल है। मैं तमाम आरोप भी सुन रही थी, चाहे नेता विपक्ष के आरोपों की बात कर ले, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष के आरोपों की बात कर ले। उनका कहना है कि बार बार इस तरह के घोटाले उजागर होते हैं, और ये जो घोटाला है, चाहे बैंक घोटाले की हम बात कर ले, तो बैंक की तरफ से ही इसकी जानकारी दी गई थी। आखिर कैसे 1 साल तक 590 करोड़ की हेराफेरी चलती रही और सरकार के फंड में सेंधमारी की जाती रही, सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगी? मुस्कान जी, ये बैंक ने जानकारी नहीं दी थी, ये जानकारी मुख्यमंत्री जी ने मंगवाई थी। अलग अलग विभागों का बैलेंस शीट मंगाई गई, बैंक की स्टेटमेंट मंगाई गई। वो ये तो गड़बड़ी जब पता चला तो उस पर तुरंत कार्रवाई करने का काम भी किया। रही बात विपक्ष की, तो मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहूंगा कि आपके समय में जो घपले घोटाले होते थे कि वो आपने कितनी CBI जांच करवाई है आप, और वो जांच कहां तक पहुंची आपकी? तो विपक्ष ने तो हमेशा दबाने का काम किया, लेकिन वो हमारी जो सरकार है 12 साल से हरियाणा में है, जब भी कोई अनियमितता होती है हरियाणा सरकार आगे बढ़ के इन चीजों पर इनिशिएटिव लेने का काम करती है। और खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी जी लगातार इन चीजों पे काम करते हैं। आप ACB का सोशल मीडिया अकाउंट देख सकते हैं, हर रोज कोई ना कोई पकड़ा जाता है, उसको सजा होती है। ठीक है ना। तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार है और जनता को समर्पित है। जनता का एक एक पैसा जनता की भलाई में लगे, यह सिर्फ हमारा ध्येय रहता है। और मुख्यमंत्री जी ने तो इसमें बहुत कुछ बोला भी है, विधानसभा में बोला उन्होंने। तो मुझे लगता है विपक्ष सिर्फ एक खोखली राजनीति करने की कोशिश करता है, जिसका कोई वजूद बचा नहीं है। क्योंकि लगातार 3-4 हार हो चुकी है विधानसभा में, 3-4 हार हो चुकी है इनकी लोकसभा में, और जो जनरल एंड लोकल बॉडी के जो चुनावों में भी ये लोग हार चुके हैं। तो जनाधार इनका बचा नहीं है। बस इन्हें कुछ न कुछ मुद्दा चाहिए, छोटा मोटा मुद्दा आ जाता है, लेकिन मुद्दा इनके पास रहता नहीं है, क्योंकि सरकार त्वरित कार्रवाई करती है समय संज्ञान लेकर। तो मुझे लगता है विपक्ष का कुछ बचा नहीं है। विपक्ष सिर्फ अपनी जो इनकी अंदरूनी जो लड़ाई है उसमें बिजी है। अभी इनके जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें पूरे हरियाणा ने देखा इनके साथ क्या हुआ है। तो विपक्ष का खुद का भी इनका विश्वास खत्म हो चुका आपस में, जनता का भी इनसे विश्वास दिख चुका है बिल्कुल। तो जनता इन पर भरोसा करने वाली नहीं, जनता ने नायब सैनी जी पे भरोसा किया है और नायब सैनी जी ने वो करके दिखाया है। अभी भी हर हल्के में वो जा रहे हैं, उन्होंने 30 विधानसभा में वो रैली कर चुके हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। हर हल्के की, चाहे वो विपक्ष का चाहे वो पक्ष का है, वो काम करने का काम करते हैं। 18 करोड़ रुपए हमने हर हल्के में काम करके दिखाई है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा सरकार ने छोड़ा ही नहीं है। जी
ठीक है, राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। राजेंद्र जी, जिस तरह से इस मामले में अब आगे जांच की जा रही है, आपको क्या लगता है जांच ठीक तरीके से आगे बढ़ रही है? सीबीआई की एंट्री अब हो गई है, सीबीआई के हाथों में इस मामले की जांच सौंप दी गई है। सरकार का कहना है कि राशि भी हमने रिकवर कर ली है। इसके साथ ही जो बैंक इस घोटाले में संलिप्त थे, पैनल से बाहर भी उन्हें कर दिया गया है, यानी कि उनसे आगे लेन देन नहीं किया जाएगा। लेकिन विपक्ष के भी अपने आरोप है, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, ऐसा है कि सरकार ने अगर सीबीआई को जांच सौंपी है जी, तो इसका मतलब ये है कि बड़ी गहराई से जो है गठजोड़ था इसमें भ्रष्टाचार का। ये जो नहीं तो सरकार ने इनिशियली तो जांच सौंपी थी अपने स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो को, जी, तो सरकार वो उस लेवल पर पहले तो मनोहर लाल जी की सरकार थी, कई बार मांग की जाती रहती थी कि सीबीआई को जांच सौंपी जाए कई और मामलों में। तो वो कहते थे कि नहीं, स्टेट ब्यूरो जांच कर रहा है, कोई जरूरत नहीं सीबीआई जांच की। लेकिन अगर नायब सरकार ने अगर फैसला किया है सीबीआई को सौंपने का, इसका मतलब ये है कि उन्होंने स्मेल किया है कि ये जो घोटाला है कोई बड़ा गठजोड़ था, इसमें बड़ी कन्नाइवेंस थी अधिकारियों की, और इसलिए उसमें बहुत गहराई से जांच जरूरी हो गई थी। अब चूंकि सीबीआई ने इसमें एफआईआर भी दर्ज कर ली है, और अब जो है वो सीबीआई अपनी जांच में ये तय करेगी कि कौन कौन इसमें लिप्त थे और किन किन की मिलीभगत थी, गठजोड़ था, तो वो उस हिसाब से एक्यूज भी तय करेगी, और वो इंडिपेंडेंटली फिर एक्यूज के खिलाफ जो है चार्जशीट पेश करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार ने तो अभी जो है 2 आईएएस को सस्पेंड किया है, तो उसी को इस स्कैम से जोड़कर ही देखा जा रहा है कि भाई ये एक्शन जो है इसी सिलसिले में किया गया है। तो और भी बाकी कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कुछ अलग तरीके से हुई है कि उनके इम्पोर्टेंस जो है ना, उनको एक तरह से उनकी जो इम्पोर्टेंट पोस्टिंग थी उसको हटा दी, उसको वापस ले लिया गया है, और उनको बहुत कम महत्व के और ऐसे जो ठंडे बस्ते वाले जो डिपार्टमेंट है उनमें लगा दिया गया। तो सरकार वैसे मुझे लग रहा है कि इसमें काफी सिंसियर है, और भ्रष्टाचार पर नकेल कसी भी जानी चाहिए कि सरकारी धन जो करोड़ों रुपए का जो है इस तरह से लोग मिली भगत करके और उसको गायब कर दें, गबन कर दें, एम्बेजलमेंट कर दें, तो ये तो ठीक नहीं है। सरकार जो है उसका फैसला जो है ठीक है, सही दिशा में चल रहा है। ठीक है, विपक्ष का अपना काम है, वो कहीं कमियां देखेगा तो वो दोहराएगा, लेकिन सरकार भी फिर ठीक लाइन पर चल रही है, तो उसमें कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि सीबीआई जांच जल्दी हो और तुरंत कार्रवाई हो, चार्जशीट पेश हो, और कोर्ट के जरिए एक्शन होना चाहिए। जो भी पनिशमेंट तो अगर तय होता है हियरिंग के बाद वो मिलना चाहिए। ठीक है, सुखबीर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखबीर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सुखबीर जी, जो जांच इस मामले में अब तक हुई है और आगे सीबीआई को क्योंकि मामला सौंप दिया गया है, आपको क्या लगता है जांच ठीक चल रही है? क्योंकि सरकार का कहना है कि जो सारा पैसा है सरकार का है वो सुरक्षित है, वो रिकवर कर लिया गया है, और सीबीआई के हाथों में क्योंकि जांच चली गई है तो जल्द ही इस मामले में खुलासा होगा, क्योंकि हर एंगल से आगे अब जांच की जाएगी। जी मुस्कान जी, आपको, आपके चैनल के दर्शकों को, सभी प्रवक्ता साथियों को सादर शुभ संध्या। देखिए, ये महीनों के बाद अंतराल जो रहा, और शुरू से ही जिस तरह से ये घटना रही जी, ये आर्थिक घोटाला ही नहीं है, अपितु व्यवस्थित वित्तीय अपराध जनित भ्रष्टाचार का मॉडल है, और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारियों को संरक्षण का विषय है। फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी सेल कंपनियां, हजारों करोड़ का फर्जी लेन देन, ये सिर्फ और सिर्फ प्रदेश सरकार का ही विषय नहीं है। इसमें जिस तरह से वरिष्ठ अधिकारियों और बैंकों का आपराधिक षड्यंत्र सामने आया है, ये ना कि सिर्फ हरियाणा प्रदेश का अपितु समस्त राष्ट्र के जो वित्तीय तंत्र है उन पर एक गंभीर प्रश्न है। और भारतीय जनता पार्टी विगत के 12 वर्षों से केंद्र में और 11 वर्ष से यहाँ हरियाणा प्रदेश में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ढोल पीट रही है, जो कि इस हजारों करोड़ के घोटाले के बाद वो ढोल पूरी तरह फट चुका है। और महीनों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
राजनीतिक दबाव में सीबीआई जांच की सिफारिश ये सिद्ध करती है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति में, नीयत में और जमीनी हकीकत में किस तरह का विरोधाभास है, ये सारा का सारा हरियाणा प्रदेश और राष्ट्र इस घोटाले के विषय में सब देख रहे हैं। और ये सिद्ध होता है भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। जहां जहां भाजपा वहां वहां भ्रष्टाचार। असम में हेमंत विश्व शर्मा का जो भ्रष्टाचार के नवीन आयाम आए और कल तक भारतीय जनता पार्टी जिनको कोस रही थी भ्रष्टाचार के लिए, और कोई जांच नहीं हुई विगत के 10 साल से ज्यादा। और कर्नाटक की बात करें, येदियुरप्पा का खनन घोटाला कोई नहीं भूल सकता, हजारों करोड़ का है। कर्नाटक के अलावा गुजरात में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में अनेक गुजरात के आर्थिक अपराधी इस देश के बैंकों का धन लूट के और विदेशों में पलायन करके, इस विषय पे कोई बात नहीं करेगा। और मध्य प्रदेश इस दुनिया का सबसे बड़ा व्यापम का घोटाला जिसकी जनक भारतीय जनता पार्टी है, वो आज सबके सामने। मेरा तो आपके माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक मांग करती है कि ये जो विषय चल रहा है जी, दबाव में ही सही, जो सीबीआई जांच की सिफारिश हुई उसका हम स्वागत करते हैं और सीबीआई जांच से बात नहीं बनेगी। इस सीबीआई जांच की निगरानी माननीय उच्चतम न्यायालय करे। इसके अलावा सभी संदिग्ध खातों और जो अधिकारी या बैंक के लोग इसमें सम्मिलित हैं उनका विगत के समय का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए और जो बैंक इसमें इन्वॉल्व है उनका लाइसेंस रद्द हो और दोषियों की संपत्ति जब्त हो और 6 माह की समय सीमा में इस पर सख्त कार्रवाई करके प्रदेश सरकार ये बताए कि हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ वाकई में ही जीरो टॉलरेंस के पक्षधर। ठीक है। ओमकार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एनएलओ प्रवक्ता। ओमकार जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। ओमकार जी, आप किस तरह से देखते हैं जो जांच आगे चल रही है, क्योंकि 2 अधिकारियों पर भी गाज गिरी, उनका निलंबन हुआ। इसके बाद जो बैंक सामने आए जिनमें घोटाले हुए, जिनकी संलिप्तता थी, उन्हें डीपैनल किया गया है, पैनल से बाहर किया गया है, सीबीआई के हाथों में जांच चली गई है। ठीक, कार्रवाई हो रही है, जांच आगे बढ़ रही है, आपको लग रहा है? मुस्कान जी, जांच होनी बहुत जरूरी थी और सीबीआई जांच हो रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये टाइम बाउंड होनी बहुत जरूरी है क्योंकि बीजेपी सरकार घोटालों की सरकार बनती जा रही है और ये इसमें भी अपना श्रेय लेना चाहते हैं कि हमने कार्रवाई करी। भाई क्या करोगे, कार्रवाई नहीं करोगे तो तुम्हारे कार्यकाल में घोटाला हुआ, अगर पिछले कार्यकाल में भी हुआ था तो भी तुम्हारी ड्यूटी बनती है, तुम्हारा कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य भी है। तुमने अगर सीबीआई जांच कराई, अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं ट्रकालोजों की नीति भी हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने मैक्सिमम टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस घोटाले में कोई ज्यादा बड़ी मछली शामिल हो और उस बड़ी मछली को रिलीफ देने के लिए सीबीआई के गले में घंटी बांध दी गई हो ताकि सीबीआई लंबी जांच खींचेगी, उसके बाद धीरे धीरे खत्म भी कर देगी। तो ये जांच सार्वजनिक होनी चाहिए, इसके फैक्ट्स जांच के बाद जनता के सामने आने चाहिए। बहुत बड़ा मामला है। पहली बात तो सरकारी धन, जनता का धन, वो किसके आदेश से निजी बैंकों में रखा गया? सरकारी बैंक भी तो है। फिर जब किसी डिपार्टमेंट की, सरकारी डिपार्टमेंट की कोई एफडी होती है, जब उस एफडी को रिलीज किया जाता है या उसको कैश इनकैश किया जाता है तो उस इनकैशमेंट के लिए कई जगह मैसेज जाते हैं, परमिशन आती है बकायदा। क्या बिना परमिशन के कर दिया गया? ये अकेले बैंक की या अकेले कर्मचारियों की गलती नहीं है जी। इसमें जब तक कोई बड़ी मछली शामिल नहीं होगी इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं है। और वो बड़ी मछली कितनी बड़ी है ये तो बीजेपी वालों को मालूम है। लेकिन आज मैं देखता हूं
जितने घोटालेबाज हैं, जितने अपराधी हैं, उन सबको बीजेपी अपनी शरण स्थली में ले लेती है और बीजेपी में जाके सारे दूध जैसी सफेदी निर्मा से आए और अपराधियों के सारे अपराध बीजेपी भगाए, वहां जाते ही सारे साफ हो जाते हैं। अब देखें, कोयला घोटाले में नवीन जिंदल का नाम था और बहुत से घोटाले जो इनमें शामिल हो गए कांग्रेस छोड़ के या दूसरी क्षेत्रीय दलों को छोड़ के, वो आज मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं और कोई जांच नहीं, उनके सारे केसेस उनके खत्म भी हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। लोकतांत्रिक इतिहास में मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी, लेकिन ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली व्यवस्था भी है, क्योंकि जो घोटालेबाज हैं वो बीजेपी में जाके साफ सुथरे हो जाते हैं। इससे जो दूसरे लोग घोटाले करते हैं उनके लिए भी एक सेफ मोड ये रहता है कि कल को अगर पकड़े जाएंगे बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और अब तो इंटरनेट पे इतने चुटकुले आते हैं कि घोटाले करो, पकड़े जाओ, बीजेपी में चले जाओ। ये बहुत अजीब बात है। आज बीजेपी को अपनी साख बचानी मुश्किल है। ये दूसरी बात है कि आज केंद्र में और स्टेट में ये बैठे हैं, लेकिन लोक सत्ता, लोकतंत्र में बपोती नहीं होती है। एक रात में सिस्टम बिगड़ जाते हैं। अब केंद्र में ही ले लिए, अगर दो व्यक्ति इनसे अपने समर्थन वापस ले लें, जेडीयू और टीडीपी, तो केंद्र की सरकार इनके बस की नहीं है। और मैं गारंटी से कहता हूं, जिस दिन केंद्र की सरकार हिल गई, बीजेपी की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के नेता ये कहते हैं हम 2047 तक राज करेंगे, इतनी गारंटी से तो रावण भी नहीं कह सकता था। जितनी गारंटी से ये कहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दाल में काला है कि किस तरीके से 2047 की बात करते हैं। आज 2026 है, 21 साल बाद की बात कर रहे हैं, मतलब 4 साढ़े 4 टर्म और बात कर रहे हैं। आज सिर्फ इसी घोटाले के ऊपर रहना चाहूंगा कि ये जो बैंक का घोटाला छोटा घोटाला नहीं है, बहुत से घोटाले और भी होंगे और पहले भी हुए। रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, आपको याद होगा मुस्कान जी, उस समय गृह मंत्री अनिल विज थे। उस समय इन्होंने कहा था 60 दिन में जांच कराएंगे और जो दोषी हैं उनको जेल में डालेंगे। मेरे ख्याल अभी 60 दिन पूरे नहीं हुए। मंत्री जी का गृह विभाग तो चला गया, 60 दिन मेरे को लगता अभी पूरे नहीं हुए। तो ऐसी व्यवस्था इस घोटाले में भी ना हो। ये घोटाला जनता के सामने आए, कौन दोषी है। ठीक है, आपने 2 अधिकारी सस्पेंड किया, IAS अधिकारी, स्वागत करते हैं आपका, अच्छी कार्रवाई करी आपने। लेकिन और भी जो शामिल हैं, चाहे वो इससे बड़े लेवल के, चाहे राजनीतिक लोग हैं, चाहे प्रशासनिक है, चाहे कर्मचारी वर्ग है, और ऐसी बैंक में चाहे अधिकारी है चाहे कर्मचारी है, उन सबके नाम भी सार्वजनिक होने जरूरी है जांच खत्म होने के बाद, ताकि जनता को भी पता लग सके कि बीजेपी किस कदर कार्रवाई करती है। ये सिर्फ जीरो टॉलरेंस का नारा जरूर देते हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में कितने घोटाले उजागर हो रहे हैं, ये आप भी देख रहे हो मुस्कान जी, हम भी देख रहे हैं और जनता भी देख रही है। ठीक है राजबीर जी, अब देखिए इस तरह के घोटाले अगर बार बार सामने आएंगे, क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक का घोटाला सामने आया, कोटक महिंद्रा बैंक में भी इस तरह का घोटाला हुआ है, ऐसे में आम जनता का विश्वास कैसे बनेगा? निजी बैंकों की अगर बात कर लें तो उनका पैसा वहां पर रहेगा, तो कैसे भरोसा कायम करेंगे? सरकार तो कह रही है कि पैसा सुरक्षित है, रिकवर कर लिया गया है, लेकिन कैसे भविष्य को लेकर आप आश्वस्त कर पाएंगे, क्योंकि बार बार घोटालों के आरोप लगते आए हैं बीजेपी सरकार पर? मुस्कान जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो प्राइवेट बैंक है जी, ये रिजर्व बैंक के अधीन आते हैं और रिजर्व बैंक एक स्वतंत्र बॉडी है और वो अपना लाइसेंस जारी करती है, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता, वो कंडीशन पूरी करते लाइसेंस मिलता है। अब नीचे आके जो चीजें होती हैं, सही में तो उसकी रिजर्व बैंक ने भी संज्ञान लिया उन चीजों का, लेकिन हरियाणा सरकार का दायित्व बढ़ता था कि भाई इस पे संज्ञान लिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बयान दिया था। तो मुझे लगता है कि किसी की क्रेडिबिलिटी, मान लीजिए एक बैंक ने कुछ कर दिया तो सभी बैंक उसमें कैसे आ सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था ऐसे चलती है, PPP मॉडल होता है, सरकारी संस्थान भी है, प्राइवेट भी है, सभी अपना अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं। यह विपक्ष का जो घबराहट है, ये दर्शा रही है कि ये सत्ता से दूर है। ये लोग जो इनलो का राज रहा, इसमें JBT घोटाले में इनके नेता जेल जाके आए हैं, वो आजादी की लड़ाई में गए थे क्या?
इनेलो का पूरा वो तो हरियाणा की जनता मौका नहीं दे रही इनको, नहीं तो फिर अगर इनका भोले के दाम लग जाएगा तो हरियाणा को बेच देंगे ये लोग। ठीक है ना, हरियाणा ने की जनता ने इनको इनकी देख रखे इनकी औकात क्या है। भाई इन्होंने 5-4 साल का राज रहा, उसमें इन्होंने कदर बताया था, ठीक है ना, तो उसमें इन्होंने तो फर्जी घोटाले किए, जमीन घोटाला किया, ट्रांसफर घोटाला किया, पोस्टिंग घोटाला किया। इन्होंने हर वो अनैतिक काम किया जो लोकतंत्र के लिए घातक था। लोकतंत्र के हत्यारे तो इनेलो और कांग्रेस है। तो आने वाले समय में भी इनका दाव नहीं लगने वाला, क्योंकि जनता को भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व पर भरोसा है, उसकी नीतियों पर भरोसा है। और सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री जी फ्रंट पे आके खुद बयान देते हैं, भाई ये चीज हुई है, इसका हम ये कर रहे हैं। अब विधानसभा में तो बयान दिया गया, ये छोटी बात है क्या? तो मुख्यमंत्री जी ने शुचिता को बढ़ावा देने के लिए, गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ये चीजें की है सारी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जनता को जवाब देना है। तो विपक्ष का कोई मतलब रह नहीं जाता। और जो कांग्रेस का राज, इसमें कांग्रेस का कितना बड़ा घोटाला हुआ था, अगर मैं लिस्ट में लेके बैठ गया ना तो यार 2 घंटे लग जाएंगे बताते। तो ये विपक्षी जो अपना रुकावनी करते हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। जनता ने इनको हर तरीके से नकार रखा है। ये लोकतंत्र की बात करने वाले इनेलो के साथी, इनके जो 2 विधायक राज्यसभा का जो चुनाव था, चलते चुनाव को छोड़ के भाग गए थे ये लोग। बैंक का नेता कहता मैं 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं 12 बजे करूंगा, मैं 3 बजे करूंगा। फिर कहते हैं वोट नहीं करेंगे। वोट करके देखते तो सही, पता लग जाता आपको कि कहां खड़े आप लोग। तो जनता में आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं दोनों, तो आप लोगों को कोई वजूद बचा नहीं है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो जीरो टॉलरेंस की कसम खाई है, जो जुबान के धनी है, जो किसान के बेटे हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने जो भ्रष्टाचार है उस पर बिल्कुल नकेल लगाने का काम किया। जब भी उनके पास गड़बड़ी आएगी, कार्रवाई होगी और कार्रवाई होती हुई दिखेगी। राजवीर जी, एक आरोप ये भी लग रहा है कि एक संगठित तरीके से इस बैंक फ्रॉड को अंजाम दिया गया है। इसमें इंटरनेशनल तार भी जुड़े हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि पैसा विदेशों में भेजा जा रहा था। इस एंगल से भी जांच होगी? मुस्कान जी, आप भरोसा रखिए, सीबीआई की जांच का मैंने आपको पहले भी बोला था, दायरा बढ़ेगा जी। ये दायरा नेशनल, इंटरनेशनल या किसी अन्य स्टेट, जहां तक इसके तार जुड़ेंगे सब लोग गिरफ्त में आएंगे और निश्चित तौर पर उन लोगों को कानून समझ सजा दी जाएगी। क्योंकि ये अनैतिक था। पैसा किसी और का अमानत में खयानत का मामला बनता है ये जी। ये जो डिपार्टमेंट का पैसा जो जमा करवाया गया, क्योंकि इससे जो प्राइवेट बैंक है वो भी तो उसमें संदेह के दायरे में आएंगे। तो शुचिता को आगे बढ़ाने के लिए, गुड गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्रवाई जारी है और ये कार्रवाई होकर रहेगी। ठीक है सुखबीर जी, मुख्य आपत्ति क्या है? आपको क्या लगता है कि जो मॉनिटरिंग प्रक्रिया है, चाहे जो ऑडिट की प्रक्रिया चलती है, उसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं? इसके कारण घोटाले काफी देरी से उजागर होते हैं, क्योंकि 1 साल के बाद ये मामला उजागर हुआ है। इस पर काम करने की जरूरत है। कुछ सुझाव है आपके पास सरकार के लिए? सुझाव मुस्कान जी पहले बता चुका हूं। विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की पर्याय है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे के सामने रिश्वत लेते पकड़ा गया हो और जिसको माननीय न्यायालय से सजा हुई हो, वो अलग बात है कि आज वो जिंदा नहीं है। लेकिन ये धरातल की सच्चाई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने रिश्वत लेते पकड़े गए थे और उनको माननीय न्यायालय ने सजा दी थी। इसके अलावा ये घोटाला नहीं है, ये तंत्र का भ्रष्टाचार है। और बैंकिंग तंत्र में से निश्चित तौर पे जो भारत का आवाम है उसमें बैंकों के प्रति जो एक अविश्वास की भावना पैदा हो गई है कि जब सरकार का ही पैसा सुरक्षित नहीं है तो एक जन सामान्य का पैसा कैसे सुरक्षित रहेगा। हालांकि मैं जाना नहीं चाहता, जिस तरह के डिजिटल फ्रॉड आज ना कि सिर्फ हरियाणा में अपितु समस्त राष्ट्र में चल रहे हैं, हम उसको भूल जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है वो हर इस तरह के विषय की मॉनिटरिंग करे और जरूरी जो कदम है वो उठाए। इसके अलावा अभी बहुत जोर शोर से हमारे बहुत ही प्रिय राजवीर जी बात कर रहे थे। मैं तो पूछना मात्र ये चाहता हूँ, विगत के 11 वर्षों में जिस तरह से शराब का एक घोटाला हुआ था और रजिस्ट्री का घोटाला हुआ,
जब कोविड काल में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी, आखिर उस वक्त इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी शराब की तस्करी और रजिस्ट्रियों का घोटाला कैसे हुआ, आज तक क्लैरिफाई नहीं हुआ। और निश्चित तौर पे आज तक कोई ऐसी अनुकरणीय कार्रवाई भी नहीं हुई। इसके अलावा ये बहुत बड़ी बड़ी डींगे बहुत आंकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन जिस तरह से अतीत में धान का घोटाला हुआ, परिवहन का घोटाला हुआ, अब हरियाणा रोडवेज की हम शक्ल बस बना के हरियाणा रोडवेज के हिसाब से टिकटें दे के घोटाला करना, ये क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? और इसके अलावा ओवरलोड घोटाला हुआ था, उस वक्त भी IAS अधिकारियों के खिलाफ कोई गाजगिरी ट्रांसफर हुआ था, लेकिन कोई अनुकरणीय कार्रवाई नहीं हुई। मैं तो आपके माध्यम से कहना यही चाहता हूं कि आज विषय ये नहीं है कि ये घोटालों की तो जर्नी है ये। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब की बड़ी बात करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, 2 लाइनों के माध्यम से, तो इधर उधर के ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? मुझे रहबरी से गर्ज नहीं, मुझे तेरी रहबरी पे सवाल है। आज इस तरह का विषय है कि ये इधर उधर की बातें करना बंद करें। 2 महीने तक किस प्रकार से जांच को दबाए रखा गया। शुरू में ये घोटाला सामने आ गया था। अरे जब हजारों करोड़ रुपया सरकार का सामने आ गया लूट का, उसके बाद क्या बचता है? क्या इनके पास कहने के लिए है? और मैं तो पुनः आपके माध्यम से कहूंगा, ये इतना बड़ा घोटाला है, इसमें CBI भी जिस तरह से एक वक्त के तड़ी पार के निर्देश पे चल रही है, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में CBI जांच की आवश्यकता है। और जो भी बड़ी छोटी जैसी भी मछलियां हैं, जैसे कि ओंकार सिंह जी ने कहा, उन सब को बाहर ला के नग्न करे, उन सब की संपत्तियां जब्त करे। और इस सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस प्रदेश की और देश की आवाम को ये एहसास कराए कि आपका धन बैंकों में सुरक्षित है। और वैसे तो विफल हो ही चुके हैं। विगत के 12 वर्ष में जिस प्रकार से करोड़ों करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, खास तौर पे गुजरात के जो आर्थिक अपराधी थे वो लूट के और विदेशों में सेटल हो गए, ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। इस देश और प्रदेश का जन सामान्य इस बात को जानता है। ठीक है, लेकिन ओमकार जी, जो तंवर जी ने आरोप लगाए हैं, इसका जवाब सरकार ये कह के देती है कि 11 से 15 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और अधिकारियों के निलंबन से भी हमने गुरेज नहीं किया, उन पर भी कार्रवाई की है। इंटरनेशनल एंगल से भी जांच की जा रही है, यानी कि निचले स्तर से अगर इंटरनेशनल स्तर तक भी कोई इसमें जुड़ा हुआ है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। सरकार तो यही कह रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस नीति पर हम काम कर रहे हैं और विपक्ष भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। मुस्कान जी, 0 टॉलरेंस की बात तो करते हैं जी। और देखिए, आज इंटरनेट का जमाना है। मेरे अकाउंट में से 1 रुपया भी अगर निकलता है या 1 रुपया भी आता है तो SMS भी आता है, मैसेज भी आ जाते हैं जी, व्हाट्सएप मैसेज भी आने शुरू हो चुके हैं। और इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा घोटाला जो हजारों करोड़ तक पहुंचेगा, अभी तो जांच चल रही है ना, ये बिना संगठन के नहीं हो सकता। और उस संगठन में सरकार के कौन कौन से नेता और मंत्री भी शामिल होंगे, ये तो जांच में पता लगेगा। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब भी कोई घोटाला होता है, इनकी नपी तुली जुबान होती है, इनकी जुबान 1 इंच कम भी नहीं होती और भूतकाल में चले जाते हैं। बात 0 टॉलरेंस की करते हैं। जब किसान अपनी गेहूं मंडी में बेचने आता है तो उसको बायोमेट्रिक करते हैं, उसका अंगूठा भी लगवाते हैं। अंगूठा नहीं लगता तो उसकी आंखों की पुतलियां भी लगाते हैं, पुतलियां चेक करते हैं। इतना बड़ा बैंक का फ्रॉड हो गया, सरकारी पैसा और कैसे प्राइवेट खातों में ट्रांसफर हो गया, ये छोटी बात समझते हैं कि अगर ये छोटी बात है फिर तो कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी कर सकते हैं लोग। लेकिन मैं तो इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार को फौरी तौर पर
एक नियम बना देना चाहिए कि सरकारी पैसा सरकारी बैंक में ही जमा होगा। और फिर सरकारी पैसा क्या, प्राइवेट पैसा भी जब हम एफडी तोड़वाने जाते हैं, हम 2 बंदों के नाम एफडी है, तो 2 बंदों की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, प्रॉपर वेरिफिकेशन, प्रॉपर ये अंगूठे लगने के बगैर एफडी नहीं टूटती। फिर सरकारी एफडी कैसे टूट गई, ये बहुत अफसोस की बात है। और फिर ये सबको मालूम है कि प्राइवेट बैंकों के डीएससी होते हैं, अब तो सरकारी बैंकों के भी डीएससी होने लग गए। उन डीएससी का काम क्या होता है, बैंकों को बिजनेस ला के देना। बैंक उनको बकायदा कमीशन देता है। जिस अधिकारी ने, जिस नेता ने सरकार का पैसा प्राइवेट बैंक में रखने की इजाजत दी होगी, कमीशन जरूर लिया होगा। और यहां तो कमीशन भी ऑनलाइन ले रखी है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, कमीशन भी ऑनलाइन ले रखी है। बहुत अफसोस की बात है, इतना बड़ा घोटाला हो गया और हमारे राजवीर जी कहते हैं कि इनका, इन पार्टियों का अब कुछ नहीं बचा। मैं मानता हूं हमारा कुछ नहीं बचा, चलिए मान गए आपकी बात, लेकिन जनता है। 2009 तक तुम्हारी भी 2 सीट थी और आज पंजाब में 117 विधानसभा है, वहां तुम्हारी 2 है। सोच के देख लो, दूसरे पे उंगली उठाने से पहले 4 तुम्हारी तरफ जाती हैं। और ये कहते हैं इनका कुछ नहीं रखा, हमारा कुछ रखा है नहीं रखा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, जिस तरह की बीजेपी के रखते हैं 2029 में इनकी 2 ही सीट आएंगी। आप देख लेना कर क्या रहे हैं प्रदेश के साथ, किसानों के साथ हर लेवल पे गुंडागर्दी। क्या जरूरत है गेहूं खरीदने के लिए बायोमेट्रिक की, क्या जरूरत है जियो मैपिंग की, क्या जरूरत है ट्राली पर लेके, क्यों, ये कारण क्या है, क्यों गेट पास। अगर यूपी और राजस्थान से गेहूं आती है तुम चेक करोगे, किसान को सजा क्यों देते हो। आज घोटाले की बात ये करूंगा कि ये तो एक घोटाला है, और ऐसे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सरकार के, उन सारे डिपार्टमेंट्स के खातों की जांच होनी बहुत जरूरी है। ये सब जगह घोटाले मिलेंगे तो सिर्फ पंचकुला का हुआ है, क्योंकि जो व्यक्ति संगठित अपराध कर रहा है, जिसको इसकी आदत पड़ेगी कि ये तो बहुत अच्छा तरीका पैसे कमाने का, वो व्यक्ति पंचकुले तक सीमित नहीं होगा, उसके तार दूसरे प्रदेशों में भी जा चुके होंगे जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं। और मैं तो मांग करता हूं जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, ऐसे खातों की जांच की जाए, सरकारी खातों की, कि कौन कौन से खाते, किस किस विभाग के पैसे किस किस निजी बैंक में पड़े हैं, और वो आज सेफ भी हैं कि निकल गए। मुख्यमंत्री कहते हैं हमारे पैसे वापिस आ गए, अच्छी बात है, आने भी चाहिए, सरकार के पैसे हैं, जनता का धन है, किसी की बपोती नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ पैसे वापिस आने से अपराध खत्म हो गया? नहीं हुआ। अपराध एक बार हो गया, चाहे चोरी का माल बरामद हो जाए, चोर पक्का साबित हो जाता है। इसकी जांच टाइम बाउंड होनी चाहिए और जांच के मुख्य तथ्य सार्वजनिक होने चाहिए, ताकि जनता जान सके कि बीजेपी खुद घोटाले कर रही है या इनकी आड़ में इनके बंदे घोटाले कर रहे हैं या इनका सहायता लेकर दूसरे लोग घोटाले कर रहे हैं। यह जनता के सामने आना बहुत जरूरी है। जी राजवीर जी, आपका जवाब इस पर। वो कह रहे हैं कि जांच टाइम बाउंड होनी चाहिए और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि हो सकता है कि बीजेपी के कोई मंत्री विधायक इसमें शामिल हो सकते हैं, जांच में आगे सामने आएगा। इसको लेकर भी उनका बयान आपने सुना होगा, क्या कुछ उन्होंने कहा है। आगे मॉनिटरिंग को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं कि सरकारी विभागों की प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि गड़बड़ी पहले ही पकड़ में आ जाए। ये खुद ये लोग घोटालों में शामिल रहे तो इन्हें घोटालों का पता होता है, तो घोटाला कैसे होता है। अरे आज की घोटाला मास्टर है, कुछ शर्म कर लो। आप, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारी सरकार में घोटाले हो रहे हैं, ये जनता देख रही है। आने वाले टाइम में भागने का मौका नहीं मिलेगा। सुन रहा हूँ आपको, मुझे लगता है सुनना चाहिए आपको। अरे तो आज की बात करो, मैंने तुम्हारे ऊपर एलिगेशन जेल कट के आए नहीं, व्यवस्था के ऊपर एलिगेशन लगा। ये बहुत से घोटाले किए लोगों ने, अवैध संपत्ति जोड़ी है लोगों ने हजारों करोड़ रुपए की, अवैध संपत्ति के मामले लगे हुए इनके ऊपर, ठीक है। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ, हरियाणा सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में 0 टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार के प्रति कोई कोताही नहीं बरत रही।
जब भी कोई मामला संज्ञान में आता है, और ये जो मामले संज्ञान में आ रहे हैं, ये हम स्वयं ले रहे हैं इनको, हम इनकी जांच स्वयं कर रहे हैं। किसी ने बताया नहीं हम लोगों को, हमें तो कोई रुके मारने वाला नहीं था। ये तो तुम ही करोगे, कौन करेगा? पता ही नहीं था, सरकार तुम्हारी है। क्या पता था इनको? अरे आप लोगों ने जो किया पूरे हरियाणा ने देखा है, ठीक है ना, तो आप लोग ज्यादा बोलो मत। तो अब इनका क्या है कि हरियाणा सरकार स्वयं संज्ञान लेती है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी स्वयं संज्ञान लेते थे। वर्तमान मुख्यमंत्री है जो नायब सैनी जी, वो हमेशा कहते हैं ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो जिसने ये अनियमितताएं की है वो सब लोग रडार पे है। 19 छापेमारी हो चुकी है, पर्चे दर्ज हो चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, निलंबन हो चुका है, और जो कानून सम्मत कार्रवाई होगी, जो जांच जितनी भी दायरा बढ़ाना पड़े, हरियाणा सरकार बिल्कुल भी बख्शने वाली नहीं है। दूसरी बात, हरियाणा का पैसा सुरक्षित था, सुरक्षित हो लिया, वो तो ब्याज भी आ लिया उसका, जो पैसा जमा था वो उसका ब्याज भी आ लिया। वो हरियाणा के हित सुरक्षित है, और इसके लिए मुख्यमंत्री जी तत्पर है। बिल्कुल उन्होंने विधानसभा में भी यही बोला था। तो लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं था, इसलिए ये अपना गला पड़ने के लिए आ जाते हैं ये लोग। मैं मानता भी नहीं लोगों, क्योंकि बेसिक मुद्दा नहीं है इनके पास। रही बात किसानों की, हरियाणा के जो कृषि मंत्री है, मुख्यमंत्री है, या अन्य हमारे विधायक है, सांसद है, सभी लोग अनाज मंडियों में जाके चेकिंग कर रहे हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। श्याम सिंह राणा जी के साथ कल था मैं पिल्लूगढ़ मंडी में, सभी उसमें किसान भी आए हुए थे, उसमें व्यापारी भी थे, उसमें डिपार्टमेंट भी था। उन्होंने बाढ़ देने की स्थिति पूछी, उन्होंने हर वो स्थिति पूछी जो किसान से संबंधित थी, और उसमें तुरंत प्रभाव से उन्होंने उनको विश्वास दिलाया गया कि भाई यह कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो किसानों के हितैषियों से भी तो बाहर बैठे हो 2 सीट लेके, ठीक है ना। किसानों के तो आप लोगों को पता है किसानों के साथ आपने क्या क्या किया है, कैसे जमीनें हड़पी आप लोगों ने, ठीक है ना। मैं कैसे लूटपाट बताया करते हैं, पूरा हरियाणा में पता आप लोगों ने जो राज था, जो जंगल राज था, वो आपका वो खत्म हो चुका है, जनता दोबारा नहीं आने देंगे आपको। लेकिन हरियाणा सरकार पारदर्शिता के, आज भी मुख्यमंत्री जी ने 1665 करोड़ रुपए जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलती है हरियाणा में, उनके डाले आज पैसे, उसमें लाडला लक्ष्मी भी है, उसमें पेंशन भी है, बुढ़ापा पेंशन भी, दिव्यांग पेंशन भी है, उसमें सब्सिडियां भी है। तो आप क्या मुकाबला करोगे? 645 करोड़ रुपए की तो हमने सब्सिडी दी आज, जो दलित परिवारों ने ट्रैक्टर लिए, 3 ट्रैक्टर के 3 लाख रुपए प्रति ट्रैक्टर के हिसाब से, तो आप क्या मुकाबला करोगे? हरियाणा सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बड़ी संवेदनशीलता से काम कर रही है हर विषय में। मुख्यमंत्री जी संत कबीर कुटीर में लाखों लोगों से मिल चुके हैं, जहां भी उन्हें अगर रास्ते में उन्हें कोई मिल गया तो उसकी भी समस्या का समाधान करते हैं। तो आप निश्चित रहिए, ये सरकार लगातार चल रही है और चलती रहेगी। अच्छी बात है। राजेंद्र जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता का पैसा कितना सुरक्षित है इन निजी बैंकों में, क्योंकि अगर एक बैंक में इस तरह से घोटाले को अंजाम दिया जा सकता है, तो बाकी जो बैंक है जिनमें जनता का पैसा रखा हुआ है, चाहे निजी बैंकों की हम बात कर लें, तो वो भी घेरे में आ जाते हैं सवालों के। तो आगे क्या संदेश जाएगा अगर इस तरह की घोटाले उजागर होंगे? ये देखिए, सरकार को पॉलिसी चेंज करना चाहिए, प्राइवेट बैंकों में पैसा रखना ही नहीं चाहिए। जो भी सरकार का पैसा है वो सरकारी बैंक में ही जाए। पहले भी जो है यस बैंक दिवालिया हुआ था, तब भी ये सामने आया था कि कुछ सरकारी पैसा जो है वो पीएफ का पैसा जो था एम्प्लॉइज का, वो उस यस बैंक में जमा था। उस समय भी जो है बड़ा हल शोर शराबा हुआ था, विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद ही जो है सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए था और पॉलिसी बदलनी चाहिए। ये प्राइवेट बैंकों का कोई भरोसा नहीं है, सरकारी बैंकों में भी घोटाले हो रहे हैं, तो फिर प्राइवेट बैंक तो कोई भरोसे से बाहर ही है। वो तो मैं ये सेकंड मौका है। और इसके अलावा वो जो है कोटक महिंद्रा बैंक का भी एक केस आ गया था, जो पंचकुला नगर निगम का पैसा जमा था 170 करोड़, उसमें भी गड़बड़ियां हो गई थी। तो सरकार को कुछ अपनी पॉलिसी चेंज करना चाहिए। इसके अलावा भ्रष्टाचार का जहाँ तक मामला है, तो उसमें तो एक निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई, यही जो है भ्रष्टाचार को रोकने का एकमात्र साधन है, क्योंकि जिसको मौका मिलता है वो भ्रष्टाचार कर गुजरता है। अभी धान घोटाले की जांच चली रही थी, फिर ये घोटाला सामने आ गया। इसके अलावा पहले भी हरियाणा में और कई घोटाले हुए हैं, एक मनरेगा घोटाला हुआ है, छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है, होते रहे। शराब घोटाले की भी बात चली, और भी अभी वो जो है वो लेबर संबंधी घोटाला भी चल रहा है, जो फर्जी लेबर बताती गई और उनके जो
उनकी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का पूरा पैसा उठा लिया गया, जी कोई 1500 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो इसमें यही है कि आप निष्पक्ष जांच कीजिए और सख्त कार्रवाई कीजिए। और जब तक ये नसीहती कार्रवाइयां नहीं होंगी तब तक भ्रष्टाचार पर कंट्रोल होना मुश्किल है, क्योंकि घोटाले सामने आ रहे हैं, कई भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ रहे हैं। तो सरकार को एक अपनी सख्त पॉलिसी जैसा इसमें कार्रवाई होती दिखाई दे रही है और वास्तव में किसी तार्किक निष्कर्ष तक वो कार्रवाई पहुंचनी चाहिए। और बाकी के मामलों में भी जो अगर कार्रवाइयों में ढिलाई बरती जा रही है तो उसको जो है दूर करके उनमें सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि जो है एक मैसेज ये जाए कि सरकार जो है भ्रष्टाचार के मामलों में किसी को स्पेयर नहीं करती, छोड़ती नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। जी राजवीर जी, यही सवाल बार बार उठाया जा रहा है क्योंकि इसमें हर लेवल पर हो सकता है कि लोग शामिल हों, छोटे लेवल से लेकर ऊपर तक में कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसे में मॉनिटरिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो बाकी के सरकारी विभाग भी हैं और बाकी जहां पर भी सरकार का पैसा रखा हुआ है वहां पर जांच प्रक्रिया में तेजी आनी चाहिए और रेगुलर तरीके से वहां पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि इस तरह की गड़बड़ी ना हो, क्योंकि कार्रवाई के बाद अगर गड़बड़ी सामने के आने के बाद आप करते हैं तो उसके बाद भी सवाल उठाए जाते हैं। हरियाणा सरकार ने ये प्राइवेट जो बैंक है इनको पैनल से हटा दिया है जी, ये मैं आपको सूचना दे रहा हूँ। सरकार ने इनको पैनल से हटा दिया, पैनल से हटा दिया। आप सभी को गलत कैसे बोल सकते हैं हम लोग? और भी बहुत से बैंक के काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब गड़बड़ इंसान करता है, लेकिन वेट करेंगे क्या राजवीर जी, वेट करेंगे क्या कि पहले कोटक महिंद्रा बैंक में घोटाला आए, फिर उसके बाद IDFC? वो सवाल कर रहे हैं कि सरकारी बैंक में आप पैसा क्यों नहीं रखते हैं, निजी बैंक पर इतना भरोसा क्यों? बोलिए सरकार इनके देखना देखना है इनको, इनका क्या मतलब इनका? इन्होंने अपने समय क्या किया होगा? नहीं, वर्तमान की सर बात कर लेते हैं, वर्तमान की बात कर लेते हैं। अभी जो स्थिति बनी हुई है, जनता के मन में सवाल है ना, विपक्ष के आरोप क्या है उसको हटा देते हैं, लेकिन जनता को भी आश्वस्त करना होगा सर आपको। सुनिए जनता को भरोसा मुख्यमंत्री जी पर है और मुख्यमंत्री जी को जनता पे भरोसा है, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में जो बयान दिया था वो बयान जनता के लिए मुस्कान जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि जनता, अरे रुको ना आप एक बार मैं लौट रही हूँ आपके पास ओमकार जी, बताइए। तो आप भरोसा रखिए, जो पैनल से हटा दिए गए हैं, मॉनिटरिंग चल रही है। अगर अन्य भी कोई चीजें आएंगी अनियमितता किसी भी विभाग में तो संज्ञान लिया जाएगा। और जब एक बात बताइए आप, जब मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने विधानसभा में बोला है तो इनको टिकट क्यों है? तो भरोसा रखना चाहिए लोगों को। नए खुद पे भरोसा है, नए सरकार पे भरोसा, जनता को इन पे भरोसा नहीं है, क्योंकि जनता ने मिटा रखे इन लोगों को। तो ये सिर्फ अपनी झेप मिटाने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं, इनका कोई वजूद बचा नहीं है। ठीक, ओमकार जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। जी अपनी बात रखिए सर। देखिए मुस्कान जी, आज के घोटाले की बात हो रही है और मेरे साथी आज की बात करने की बजाय बात कहीं और की ले जाते हैं। हमने कहा कि सरकारी पैसा सरकारी बैंक में हो, क्या बुराई है इसमें? और फिर तुम्हारे को क्या कमीशन मिलती है जो प्राइवेट बैंक में इच्छुक हो रहे हो? आप ये भी जनता को कह सकते हो कि हम प्राइवेट बैंकों में नहीं रखेंगे, सुरक्षित रखेगा, जनता का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। और कितने निर्लज लोग हैं, कहते हैं इनको जनता ने नकार दिया, गला फाड़ने आ जाते हैं। आप निश्चिंत रहिए, जनता कब अपना पैंतरा बदल लेगी कुछ नहीं पता। इतना घमंड तो रावण को भी नहीं था। और जितनी तसल्ली से ये लोग बोल रहे हैं कि 2047 की बात करते हैं, इतना तो रावण भी नहीं बोलता था। रावण को भी पता कि उसकी समुद्र मंथन किया हुआ अमृत है, लेकिन वो निकल सकता है। सुन लीजिए, कंप्लीट कर लें। सुनिए, आज जिस तरीके की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं हमने सब्सिडी दी, बहुत एहसान किया आपने, नाना के घर से लेके आए क्या? हमारा ही तो पैसा है जो टैक्स से वसूल किया हुआ। जनता को लूट मचा रखी है। सुनिए, मेरी बात राजवीर जी कहाँ से लेके आए? अरे हम तो जनता के पैसे की बात कर रहे हैं, अपने पैसे की बात नहीं कर रहे। और सुनिए, आपको जनता से इतना ही दर्द है, 1 नवंबर से रजिस्ट्री व्यवस्था लागू है। जाके किसी तहसील में देखो क्या हाल है, खाना कास्ट की रजिस्ट्री बंद है। क्या मुख्यमंत्री के काम में नहीं जा रही आवाज? जा रही है, लेकिन क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? क्यों खाना कास्ट के लोग बेकार बैठे हैं?
आज अगर अपॉइंटमेंट लेते हैं 10-10 दिन तक रजिस्ट्री नहीं होती, यही घोटाले हैं। ठीक। यही घोटाले उजागर होंगे। और चिंता ना करो, जिस दिन कुर्सी से उतरोगे देखना जनता कहां तक छोड़ के आएगी तुम्हारे को। व्यवस्था याद को लेकर रखना मेरी सवाल बात। खड़े कर रहे हैं वो जिस राजवीर तरीके जी। से बदतमीजी कर रहे हो, जिस तरीके से बदतमीजी करते हो तुम लोग, मुस्कान, तुम्हारा इलाज जरूर करेगी जनता। मैं लौट रही हूं आपके पास तंवर जी, एक छोटा सा जवाब जल्दी से राजवीर जी, वो व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुस्कान जी, मोदी जी ने जो डिजिटल इंडिया का जो आगाज किया था उसकी वजह से ये चीजें सामने आ रही है। अगर डिजिटल इंडिया नहीं होता तो ये चीजें सामने भी नहीं आती। अरे डिजिटल इंडिया तो घोटाले हो रहे हैं। अरे रुको ना आप, अरे ज्ञान मत दो। क्या बात कर रहे अरे हैं डिजिटल इंडिया में घोटाले हो रहे हैं, कमाल हो गया अरे रुको तुम्हारी ना बात। आप, अरे रुको। अच्छा, अरे बिना आप मुद्दे कह रहे हैं कि के अगर पैसे नहीं डिजिटल इंडिया निकलते। नहीं आता तो डिजिटल इंडिया में घोटाले घोटाले हो होकर रहे हैं। निपट भी जाते, किसी को अरे पता नहीं मारो चलता। देखो। अब शर्म अरे आनी रुको, चाहिए। रुको, कीजिए बात। बोलो तो एक बार। पूरी कीजिए। तो ये चीजें पारदर्शिता की जो हमने मुहिम चला रखी है उसकी वजह से अनियमितताएं सामने आ रही है। आप एसीबी का कमाल हो जो गया। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो का डिपार्टमेंट है उसका सोशल मीडिया हैंडल चेक करके देखिए आप, हर रोज छापेमारी होती है जहां भी सूचना मिलती है। तो वही कार्रवाई यहाँ हुई है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया है, स्वयं ये मुद्दा सीबीआई को दिया है। लेकिन जो ये इनेलो के साथी है, अभी ये कह रहे थे मामा के घर से लेके आए थे, आप लोग जो आपके जो नेता नाना के घर से, नाना के घर से। ओंकार जी, ओंकार। तो ये रुके मार रहे हैं कि 10,000 एकड़ के जमींदार है, वो 10,000 एकड़ कहां से लेके आए थे आप लोग? जो आपके नेता विधायक जो रुके मार रहे हैं वो 10,000 एकड़ कहां से लेके आए थे आप लोग? राजस्थान से लेके आए थे क्या? आप जो जितनी रिश्वत दे रहे हो, ये पैसे जनता के हैं, तो जनता ये वसूल कर लेगी मुझे मत तुम्हारे। छोड़ो, मैं भारी पड़ जाऊंगा। ठीक है ना? आप लोगों ने तो अरे तुम जो मर्जी बोलो, हमारे को क्या है? ठीक है। पैसे रुके हैं आप ठीक लोग। है राजवीर जी। जनता तंवर जी, जान चुकी है तुम्हारी। तंवर जी अपनी बात रखिएगा। कपड़ों से बाहर मत होइए। जी सुखबीर जी। मुस्कान जी, बहुत मिर्चें लग रही हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे बहुत ही सम्मानित साथी राजवीर जी ने, हालांकि विषय नहीं था लेकिन फिर भी कृषि मंत्री का नाम लिया और उनको ले आए। देखिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता कि माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि ये जो बेमौसम की बारिश चल रही है ये किसानों के लिए लाभदायक है, किसानों की फसल का वजन बढ़ेगा। शायद माननीय कृषि मंत्री जी भूल गए, राणा साहब, कि जो मॉइस्चर है उसका वजन जब तौल होती है वो वजन कटता है। ये इस प्रकार के चौथी फेल लोग आज इस सरकार में हैं। इससे ज्यादा मुझे नहीं कहना। आज अन्नदाता त्रस्त है, सरकार मस्त है। और बड़े ये दावे बड़े अजीब हैं इनके। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब 2 साल से ज्यादा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और विगत के लंबे समय से जो प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र से हरियाणा प्रदेश का नागरिक त्रस्त है वो ना आपसे ना इनसे किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसके अलावा पिछले घोटालों पे जो माननीय खट्टर साहब के जमाने में हुए उन पर क्या कार्रवाई करने का नायब सिंह सैनी साहब का कोई नैतिक दायित्व तो नहीं बनता था, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि ये जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं चाचा भतीजा की, वो सारा प्रदेश जान रहा है। मैं तो 2 लाइनों में अपनी अंतिम बात कहूंगा जी। प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के तंत्र ने लूटा, किसी और में कहां दम था। वही प्रदेश भ्रष्टाचार में लूटा जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचारी तंत्र था। निश्चित तौर पे निरंतर अनेक प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी इन लाइनों को पूर्णतः चरितार्थ कर रही है। ठीक है, विपक्ष के आरोप है लेकिन सत्ता पक्ष के अपने जवाब है। उनका कहना है कि ठीक तरह से जांच आगे बढ़ रही है, दोषी जो भी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि सीबीआई को अब ये जांच सौंप दी गई है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। सर, समय की बाध्यता है, आगे इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कभी, लेकिन सरकारी फंड में करोड़ों की हेराफेरी का जो मामला सामने आया है उसको लेकर अब जांच की जा रही है। सीबीआई इस मामले में जांच करने वाली है। क्या इससे अब घोटाले की पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी, देखना होगा। फिलहाल इस खास
कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।